बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मरहूम अम्मा हमेशा कहती थी, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। पर आज जब चची ने मुझे जानवरों की तरह बेल्ट से मारा ताकि मैं उनके बुढ़े भाई से शादी पर राजी हो जाऊं, तो मेरा दिल और जिस्म अजियत से फटने लगा। शाम ज़बरदस्ती मुझसे निकाह पढ़वाया जाने लगा तो मेरा सब्र टूट गया। मैंने अल्लाह को पुकारा और कहा, तू सब्र करने वालों के साथ है, मुझे सब्र का फल दे दे। अगले लम्हे जो मुआवजा हुआ उसने होश उड़ा दिए कि मेरी आंख खुली तो कुछ देर के लिए हर चीज़ धुंध में लिपटी हुई महसूस हुई, जैसे कोई ख्वाब था जो टूट गया हो यह हकीकत जो समझ में ना आ रही हो। एक बू आ रही थी, तेज़ और कचरे से भरी। मेरे चारों तरफ कूड़ा करकट, सड़ी हुई सब्जियां, फटे पुराने थैले और मक्खियों की भिनभिनाहट गूंज रही थी। मैं उठी तो जिस्म में दर्द की एक लहर दौड़ गई। मेरे बाजू पर खराशें थीं, कपड़े गंदे और फटे हुए, पेशानी पर कुछ खुश्क खून जमा हुआ था। मगर सबसे ज्यादा खौफनाक चीज मेरी याददाश्त थी, या शायद उसका ना होना। कुछ फासले पर एक भारी कदमों की चाप आई। दो बूढ़ी आवाजें करीब आती गईं। एक ने कहा, यह अभी सांस ले रही है, जल्दी गाड़ी में रखो। दूसरे ने बस जज्बात में कुछ कहा। मैं बेहरकत पड़ी रही, जैसे जिस्म ने मान लिया हो कि मुजाहिमत बेकार है। किसी ने मुझे बाजू से खींचा और मेरी आंखों के सामने आसमान घूमने लगा। मेरे जहन में कुछ भी वाजे न था, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बहुत कीमती चीज छीन ली गई हो। कोई ताल्लुक, कोई नाम, कोई चेहरा। मेरे अंदर एक खला था और वो खला मेरी चीख बनने के करीब था, मगर मेरी जबान बंद थी। आवाज कहीं अंदर दफन थी। गाड़ी के अंदर अंधेरा और बदबू थी। मुझे एक बोसीदा कंबल में लपेटा गया, जैसे कोई चीज छुपाई जा रही हो। बाहर के शोर, लोगों के हंसने की आवाजें, सब मुझसे दूर हो गए। मैं बस अपनी धड़कन सुन सकती थी, जो वक्त के साथ सुस्त पड़ती जा रही थी। मेरी आंखें बंद होने लगी, मगर दिल में एक सवाल गूंज रहा था, मैं कौन हूं और यहां कैसे पहुंची। मैं उस कमरे को कभी भुला नहीं सकती। दीवारों पर नमी, छत से लटकता जंग आलूद पंखा जो कभी चलता, कभी बस आवाज देता। उसके नीचे मैं लेटी होती। बूढ़ी औरत मेरे बालों में हाथ फेरती और बूढ़ा मर्द कभी मुझे देखता, कभी सिगरेट सुलगाता। दिन भर हमें बाहर भेजा जाता। वही कूड़े का मैदान, वही चुपती हुई नजरें और वही खामोशी जो अब मेरी आदत बन चुकी थी। कोई कुछ पूछता भी तो मैं बस खाली आंखों से देखती, जैसे कुछ कहना भूल चुकी हूं। मगर सच ये है कि मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। एक दिन कूड़े के ढेर पर एक झगड़ा हो गया। एक औरत जिसके हाथ में प्लास्टिक की भरी हुई बोरी थी, अचानक एक और लड़की पर चिल्लाने लगी, ये मेरी जगह है, मेरे हिस्से का माल तुम क्यों उठा रही हो। लड़की रूहान सी हो गई, मुझे आज कुछ भी नहीं मिला, भूख से मर जाऊंगी। औरत ने झपट कर उसके बाल पकड़ लिए। वो दोनों जमीन पर गिर पड़ी। कूड़े के ढेर से धुआं उठने लगा और मक्खियों की आवाज तेज हो गई। बूढ़ी औरत, जिसे सब खाला कहते थे, वो जल्दी से दौड़ आई, उन दोनों को अलग किया और मुझे इशारा किया, जा दूसरी तरफ जाकर समेट, जितना बचा है। मैं खामोशी से चल दी, मगर अंदर एक हलचल थी। ये लोग भी मेरी ही तरह थे, भूखे, उजड़े, खामोश, मगर अंदर ही अंदर जलते हुए। कोई किसी की जगह ले रहा था, कोई किसी की सांस पर कब्जा कर रहा था। यहाँ कूड़ा ही नहीं, रिश्ते भी बिकते थे। उस दिन मुझे लगा जैसे हम सब इस कूड़े के ढेर से ही उठे हैं और वही हमारा नसीब है। मगर दिल के किसी कोने में एक कच्ची सी उम्मीद ने सर उठाया। शायद एक दिन मैं इस गंदे, खून आलूद, मक्खियों से भरे मैदान से निकलकर खुद को साबित कर सकूं। शायद कभी। उन्होंने कहा था कि जबान बंद रखो तो सब महफूज रहेगा, और सच ये है कि जबान खुलती ही तब है जब जहन में कुछ हो। मैं बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे अपना नाम, अपनी आवाज, अपना माजी कुछ भी याद नहीं था। जो खामोशी मेरे लबों पर थी वो महज खौफ नहीं, वो एक गुमशुदगी थी। मैं जैसे अंदर से खाली थी। हर रात जब उस तंग बिस्तर पर आंख बंद करती तो दिल में उम्मीद होती कि शायद सुबह कुछ याद आ जाए, मगर हर दिन वैसा ही निकलता, जैसे कल, जैसे आज, जैसे कल फिर होगा। कमरे में दो और लड़कियां थीं, दोनों मुझसे छोटी, मगर आंखों में उम्र से ज्यादा थकन थी। एक दिन वो आपस में बात कर रही थी कि कोई उनको लेने आ रहा है, शायद किसी काम पर। उनकी सरगोशियों में खौफ था, और मैंने पहली बार महसूस किया कि खामोशी महज खालीपन नहीं, ये एक जहर है जो अंदर ही अंदर फैलता जाता है। मेरी रूह जैसे आहिस्ता आहिस्ता घुलने लगी थी। उसी शाम जब हम कूड़े से वापस लौटे तो मोहल्ले की एक गली में एक औरत ने उन लड़कियों को गौर से देखा और कहा, और खाला से कहा, कल रात बंदोबस्त है ना, बड़े आदमी आएंगे। खाला ने इस बात में सर हिलाया, जैसे मामूल की बात हो। लड़कियां सहम गईं। एक ने मुझसे आकर आहिस्ता से कहा, अगर कल हम चली जाएं तो हमारी जगह संभाल लेना। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा, जैसे वो कोई चीज नहीं, एक शोला थी जो बुझने के करीब था। उस रात जब सब सो रहे थे मैं जागती रही। मेरे अंदर जैसे कोई सर्द लहर दौड़ रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
मगर इतना ज़रूर महसूस हो रहा था कि हम सब किसी ऐसे जाल में थे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अगली सुबह वो दोनों लड़कियां गायब थीं। किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं कहा, जैसे उनका होना ना होना बराबर हो। मेरी आंखों में पहली बार आंसू नहीं आए, बस एक खामोश अहद जागा कि अगर मैं कभी यहां से निकली तो सिर्फ अपनी नहीं, इनकी आवाज़ भी बनूंगी। बूढ़ी औरत कभी कभी मेरे बालों में तेल लगाती और कहती, देख बेटी, हमने तुझे सड़क से उठाया है, वरना तू मर चुकी होती। मैं कुछ न कहती, सिर्फ आंखें बंद कर लेती, क्योंकि शायद मर जाना उस जिंदगी से बेहतर होता। वक्त जैसे रुक गया था और मैं उस वक्त में कैद एक ऐसी परछाई बन चुकी थी जो कभी किसी की जिंदगी रही होगी, मगर अब मैं सिर्फ एक खामोश वजूद थी, एक साकत चीख जो दिन भर सांस लेती थी और रात को मर जाती थी। एक दिन दोपहर को सूरज अपने उरूज पर था। कूड़े के मैदान में शदीद गर्मी थी जब एक छोटी सी बच्ची मेरे करीब आकर बैठ गई। उसके हाथ में पुराना गंदा सा खिलौना था जिसे वो झुलाती हुई मेरे चेहरे तक ले आई। मैं हैरान हुई क्योंकि अक्सर लोग मेरी तरफ देखते भी न थे। उसने मासूमियत से पूछा, तुम कौन हो? मैं कुछ लम्हे उसे देखती रही, जैसे वो सवाल मेरी रूह के पर्दों को चीर कर अंदर उतर गया हो, मगर मेरे लब साकत रहे। मेरे पास वाकई कोई जवाब नहीं था। वो खिलौना मेरी गोद में रखकर चली गई और कई मिनट तक बस उसी खिलौने को घूरती रही। शायद ही पहला मौका था जब किसी ने मुझसे बात की, बगैर किसी हुक्म, डर या फायदे के, मगर मैं कुछ बोल न सकी, जैसे मेरे अंदर अल्फाज मर चुके हों। मैंने उस दिन अपनी हालत पर गौर किया। मैं बस एक चीथड़ों में लिपटी हुई खामोश लड़की हूं, जिसका नाम नहीं, शनाख्त नहीं और जिसकी आवाज़ कहीं दफन है। मेरी रूह में एक दबी चीख थी जो रोज़ थोड़ा थोड़ा सांस लेती थी, मगर कभी बाहर ना आती। शाम को जब हम वापस कमरे में गए तो वही बूढ़ी औरत मेरे पास आई और कहा, आज तुझे किसी ने क्या दिया? मैंने खिलौना दिखाया। उसकी आंखों में शक की झलक थी, मगर उसने कुछ न कहा, बस खिलौना एक तरफ फेंक दिया। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरे दिल का कोई नर्म गोशा उसके साथ जमीन पर गिरकर टूट गया हो। उस दिन शाम के वक्त जब सूरज की रोशनी मिट्टी में घुलकर धुंध ला रही थी, एक अजनबी मैदान के किनारे आकर खड़ा हुआ। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, शायद मैले, किसी शहर से आया था शायद। उसकी नजरें सब बच्चों पर घूमती रहीं। फिर अचानक उसकी निगाह मुझ पर ठहर गई। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो जिस्म के पर्दे से पार झांकने की कोशिश करती है। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई शिकारी शिकार के करीब आता है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को समेटने की कोशिश की, नजरें झुका ली, मगर उसकी नजरों की नापाकी महसूस हो रही थी। तब अचानक एक भूखी, कमजोर मगर तेज औरत, जो अक्सर हमारे साथ कूड़ा चुनती थी, उसके और मेरे दरमियान आ गई। उसने जोर से चीख कर कहा, क्या घूर रहा है? चल निकल यहां से, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। उसकी आवाज में इतनी तेजी थी कि वो आदमी घबरा कर रुक गया। कुछ कहने की कोशिश की, फिर चुपचाप पलटकर चला गया। मैंने उस औरत को देखा। वो खामोशी से फिर से अपने थैले में खाली बोतलें डालने लगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर मेरे दिल में वो लम्हा सबत हो गया। शायद पहली बार किसी ने बगैर सवाल किए, बगैर किसी गर्ज के मेरे लिए कुछ कहा था। शायद पहली बार किसी ने मेरे वजूद की हिफाजत की थी, और ये एक मामूली लम्हा मेरे लिए किसी ख्वाब की तरह कीमती बन गया। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने आंखें बंद की और खुद से सवाल किया, क्या मैं हमेशा ऐसी खामोशी में दफन रहूंगी? मेरे अंदर से कोई सदा आती नहीं थी, मगर दिल की धड़कन कुछ और कहती थी, जैसे कहीं बहुत दूर कोई याद, कोई लम्हा मुझे पुकार रहा हो। मगर वो आवाज भी धुंध में लिपटी थी, जैसे हर चीज मेरे और उसके बीच छुपी हुई हो, और मैं इस खामोशी के समंदर में डूबी हुई बस इंतजार कर रही थी किसी लम्हे का, किसी इशारे का, जो मुझे मेरे आप से दोबारा मिला दे। उस दिन सूरज कुछ और तेज था, मगर मेरे अंदर जो तूफान उठा वो सूरज की हिद्दत से कहीं ज्यादा झुलसा देने वाला था। मैं कूड़े के मैदान के एक कोने में बैठी, सरों पर मक्खियों की फौज और दिल में हमेशा की जैसी खामोशी समेटते हुए। मामूल की तरह लोग आ जा रहे थे, कोई बोतलें चुन रहा था, कोई अपने बच्चों को कूड़ों से दूर खींच रहा था। उन्हीं में एक औरत नजर आई, जिसकी आवाज किसी तेज धार चाकू की तरह फिजा को काटती हुई मेरे कानों तक पहुंची। चुप कर जा, वरना अभी मारूंगी। उसका बच्चा लरस गया और मेरी सांस जैसे रुक गई। उस लम्हे मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो गई, जैसे किसी ने मेरे पसलियों के अंदर छुपा हुआ राज झंझोड़ दिया हो। मेरी आंखों के सामने रोशनी फैली, फिर वो रोशनी धुंधली हुई और एक मंजर चमका, जैसे सनमा की स्क्रीन पर अचानक एक याद नमूदार हो गई हो। किसी चेहरे पर गुस्से की शिद्दत, हाथ में बेल्ट, और मैं जमीन पर गिरी हुई सिसक रही थी। हर वार के साथ मेरे वजूद में कुछ और मर रहा था। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, तू करेगी इनकार? मेरे हुक्म से इनकार? बेल्ट की चाबुक और मेरी चीखें जैसे वक्त के दामन में कैद हो चुकी थी। मैं होले होले जमीन पर झुकने लगी, जैसे अपना जिस्म समेटना चाहती थी,
मगर यादें तो जिस्म की रगों में दौड़ने लगी थी। मेरे हाथ कँपकँपाने लगे। सर्दी नहीं थी, वो खौफ था, वही पुराना, जिस्म में रचा हुआ, आवाज़ों में बसा हुआ, जहर की तरह रिश्ता हुआ खौफ। मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपाया, मगर वो चीखें नहीं रुकी, वो मंजर नहीं छुपा। वो दर्द फिर से जिंदा हो गया। फिर अचानक जैसे पागल हो गई हूँ, मैंने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। एक नहीं, 2, 3, इतना कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा शायद यादें रुक जाएं, शायद वो आवाज़ें थम जाएं, मगर नहीं, वो थमने वाली न थी। वो मेरी इस जात का हिस्सा बन चुकी थी। आसपास के लोग रुककर देखने लगे, मगर किसी ने कुछ न कहा। जैसे मेरी चीखों को सबने मामूल मान लिया हो। मैं देर तक वैसी ही बैठी रही, आंखों से आंसू बहते रहे और दिल किसी अनजाने खौफ से लरसता रहा। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर जो खला था वो सिर्फ खालीपन नहीं था, वो एक बंद दरवाज़ा था जिसके पीछे दर्द, धोखा और जख्मों की पूरी दुनिया थी। आज उस दरवाजे ने पहली बार जरा से खुलने की हिम्मत की थी। वो फ्लैशबैक महज याद नहीं थी, वो एक हकीकत थी जो वापस आ रही थी। वो चीखें, वो बेल्ट, वो शख्स, शायद यही मेरी पहचान थी और मैं अब इसे मजीद दफन नहीं कर सकती थी। अब कुछ तो जागा था मेरे अंदर, कुछ ऐसा जो खामोश रहने से इनकार कर रहा था। सूरज की रोशनी आज मामूल से ज़्यादा खालिस महसूस हो रही थी, जैसे रोशनी की कोई किरण मेरी अंदरूनी तारीकी को चीरने के लिए उतरी हो। दिन वही था, मामूल भी वैसा ही, कूड़े की बसांत भी वही, मगर हवा में एक तब्दीली थी। मैंने उस वक्त उसे महसूस नहीं किया था, मगर दिल के किसी कोने में बेचैनी थी, जैसे कोई नई शुरुआत छुप कर आ रही हो। मैं ज़मीन पर झुकी प्लास्टिक चुन रही थी जब किसी की आहट करीब महसूस हुई। नज़र उठाई तो एक नौजवान लड़का था, कैमरा गले में लटका हुआ और आंखों में हैरत भरी संजीदगी। उसकी उंगलियां कैमरे पर थीं, मगर उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर ठहरी थी। चंद लम्हे गुजरे, जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक उसने कैमरा नीचे रख दिया। उसकी आंखों में एक तजस्सुस था, जैसे वो मुझसे ज़्यादा मेरे अंदर देख रहा हो। वो कुछ कहे बगैर झुक कर बैठा, फिर धीरे से बोला, तुम कैमरे से नहीं, कहानी से ताल्लुक़ रखती हो। मैं सुन हो गई, मेरे लब साकत, दिल बेकाबू और आंखें हैरत ज़दा। उसकी आवाज़ में कोई ऐसी सच्चाई थी जो मेरे अंदर चुपचाप दबी चीख को झंझोड़ गई। वो थोड़ी देर और मुझे देखता रहा, कुछ ढूंढता रहा, जैसे कोई पुरानी तस्वीर याद कर रहा हो। मैंने आंखें झुका ली, दिल में एक इर्ताश उठा। वो बोला नहीं, बस खामोशी से उठा और दूर चल दिया। मगर वो मेरे अंदर एक सवाल, एक खला और एक उम्मीद छोड़ गया था। वो खामोशी जो मेरी ज़ात का हिस्सा बन चुकी थी, आज पहली बार थोड़ी बेचैन हुई थी। क्या वाकई मैं कहानी का हिस्सा हूँ? क्या वाकई मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है जो बाकी लोग नहीं पढ़ सकते? मगर वो पढ़ गया। अगले दिन हवा बदल गई। मैं सुबह मामूल के मुताबिक कूड़े के ढेर पर थी जब चंद बच्चे दौड़ते हुए आए। एक मोबाइल हाथ में था। वो हंस रहे थे, बाजी देखो तुम्हारी फ़ोटो आई है फेसबुक पे। उन्होंने मोबाइल मेरे सामने किया और मेरी सांस जैसे रुक गई। वही लड़का, वही तस्वीर और मेरे चेहरे के साथ एक कैप्शन, खामोश आंखों वाली लड़की। क्या आप इसे जानते हैं? मुझे लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द की दुनिया घूमने लगी हो। मेरी तस्वीरें जिन्हें मैंने कभी नहीं मांगा अब लोगों की नज़रों में थी। मैं साकत खड़ी थी, मगर मेरे अंदर जैसे एक हलचल थी। मुझे देखने वाले चेहरों की तादाद बढ़ने लगी, मगर उनमें एक चेहरा ऐसा था जो सबसे अलग था। दोपहर के करीब एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। लोग दूर हट गए और मैं अपनी जगह जमकर रह गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक औरत उतरी। वो नफीस लिबास में मलबूस थी, बाल सलीके से बंधे हुए, मगर उसकी आंखों में लर्जिश थी, जैसे वो किसी ऐसी चीज़ के सामने खड़ी हो जो कभी वो भूल ना पाई हो। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी, फिर अचानक रुक गई, मेरी तरफ देखती रही। लंबी खामोशी के बाद उसके होंठ हिले। ये तो बिल्कुल उसी जैसी है। मेरे जिस्म में एक झटका सा लगा। मैं कुछ कहने ही वाली थी, मगर पीछे हटी, जैसे किसी खौफ ने उसके कदम बांध लिए हों। फिर जल्दी से गाड़ी में वापस बैठ गई और दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैं देर तक वहीं खड़ी रही। हवा साकत हो गई थी, जैसे दुनिया किसी अनदेखी ताकत का बोझ उठा रही हो। उस औरत की आंखों में जो लर्जिश थी, उसने मेरे दिल में पहली बार उम्मीद की एक लहर पैदा की। वो लहर जो किसी बिखरी याद, किसी भूली पहचान से जुड़ी थी। शायद वो मुझे जानती थी, या शायद मैं किसी और की याद में थी। लेकिन ये पहला मौका था जब मेरे दिल ने एतराफ़ किया कि मैं सिर्फ कूड़े की लड़की नहीं हूँ, मैं किसी की थी, और शायद अब भी किसी की हूँ। शायद सच्चाई मेरे करीब आ रही थी, कदम ब कदम, सवाल ब सवाल, और मैं बरसों की खामोशी के बाद पहली बार सुनना चाहती थी, जानना चाहती थी, अपने आप को, अपनी कहानी को, अपने वजूद को। तस्वीर ने जैसे मेरे वजूद को चीर कर दुनिया के सामने रख दिया। उस फोटोग्राफर ने जो इन्वान दिया था, कचरे में छुपी कहानी, वो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि शायद उन सब के लिए था जो अपनी पहचान खो चुके थे,
तस्वीर के नीचे हजारों कमेंट्स थे, कुछ हमदर्दी से भरे, कुछ सवालात से और कुछ खामोश हैरत से। लोग पूछ रहे थे कि ये कौन है, कहाँ से आई है, किस हाल में है। मेरे लिए जो बरसों तक एक सन्नाटे में दफन थी, ये आवाजें नहीं थी, अजनबी थी, मगर दिल को छू लेने वाली भी। जैसे जैसे उस तस्वीर के व्यूज और लाइक्स बढ़ने लगे, मेरे इर्द गिर्द के माहौल में तब्दीली आना शुरू हो गई। बूढ़े मियाँ बीवी जिन्होंने मुझे उठाया था, उनके चेहरों पर एक अनजानी सख्ती आ गई। वो पहले मुझे नजरअंदाज करते थे, मगर अब मुझे घूरने लगे, जैसे मैं कोई खतरा बन गई हूँ। शाम को जब हम सब वापस अपने कमरे में आए तो माहौल में घुटन थी। मैं अपनी जगह पर बैठी रही, मगर मेरे कान उनकी सरगोशियों की तरफ लगे रहे। अब छुपाना मुश्किल हो जाएगा, बूढ़ी औरत ने आहिस्तेगी से कहा। अगर वो पहचान ली गई तो हम। बूढ़े मर्द की आवाज़ में घबराहट थी। ये जुमला मेरे अंदर किसी बिजली की तरह कूदा। बरसों की खामोशी के बाद पहली बार मुझे लगा कि मेरे वजूद से किसी को खतरा है, कि मेरी पहचान किसी का राज है। यह एहसास खौफनाक था, मगर उसी के साथ एक अजीब सा सुकून भी मेरे अंदर उतरा, जैसे किसी अंधेरे कमरे की दरज में रोशनी की एक लकीर दाखिल हो गई हो। जैसे मेरे सवालों के जवाब कहीं दूर नहीं, बस मुझे उन तक पहुंचना है। रात भर नींद नहीं आई। मैं दीवार पर निगाहें जमाई खुद से बातें करती रही। मेरे अंदर कई दरवाजे खुलने लगे और उन दरवाजों के पीछे एक दुनिया थी, चीखों से भरी, सच्चाई से लबरेज, मगर कफल बंद। मगर अब उन कफलों पर हल्की सी दरार आ चुकी थी, और ये दरार मुझे किसी नई सुबह की तरफ ले जा सकती थी। मेरे दिल में अब सिर्फ खौफ नहीं था, अब वहां सवाल भी थे, और उन सवालों के साथ जीने की ख्वाहिश भी। शायद मैं पहचानी जा चुकी थी, शायद नहीं, लेकिन अब ये तस्वीर, ये शायद नहीं, लेकिन अब ये तस्वीर, ये दर्द का इश्तिहार मेरी खामोशी का जनाजा बन चुकी थी। और इस जनाजे के बाद एक नई जिंदगी का आगाज मुमकिन था। सूरज की तपिश आज भी वही थी, कूड़े की बदबू, फिजा की गर्द और गर्दन झुकाए लोगों की कतारें भी वैसी ही थी। मगर उस दिन मेरे गिर्द का मंजर जैसे धुंधला गया हो। जब वो नौजवान लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, उसके कदम आहिस्ता थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी। उसने कुछ लम्हे मुझे खामोशी से देखा, फिर धीरे से बोला, तुम हीरा हो ना? इस नाम का मेरे जहन से कोई वाज़ेह ताल्लुक नहीं बना, मगर दिल में जैसे एक लहर उठी, कोई बंद रास्ता थोड़ा सा खुल गया। मैं सुन हो गई। उसकी आंखों में एक ऐसी पहचान थी जो मेरे अंदर के खला से टकरा गई। मैं अनस हूँ, तुम्हारे मामू के पड़ोस में रहता था, तुम अचानक गायब हो गई थी, हम सब ने तुम्हें मुर्दा समझ लिया था। वो लफ्ज मुर्दा मेरे अंदर गूंज गया। क्या वाकई लोग मुझे मर चुकी मान चुके थे, और मैं जो यहाँ जिंदा थी, क्या वाकई वही थी जो वो कह रहा था? मेरे होठों पर खामोशी थी, जैसे सदियों से कुछ कहा ही ना हो। अनस मुझे पहचानता था, ये उसकी नजरों से झलक रहा था, मगर मेरे अंदर अभी भी धुंध बाकी थी। मैं उसे देख रही थी, जैसे किसी ख्वाब की धुंध में खोई हुई। उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन जहन में वाज़ेह तस्वीर बन नहीं रही थी। शायद वो मेरा माजी था, और मैं अभी हाल के कैद खाने से आज़ाद नहीं हुई थी। मेरे दिल में खौफ था, कहीं ये भी कोई चाल ना हो, कहीं ये भी मुझे फिर से किसी अंधेरे में ना धकेल दे। मगर उसकी आवाज़ में सच्चाई की नमी थी, जैसे बरसों की तलाश का दर्द उसके हर लफ्ज में बसा हो। उस दिन पहली बार किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा था, और वो नाम हेरा दिल के कोने में किसी भूली हुई दुआ की तरह बसा हुआ महसूस हुआ। अगर ये सच था तो शायद मैं गुम नहीं हुई थी, सिर्फ दबी हुई थी, और अब आवाज़ आ रही थी, एक पहचान की आहट जो मेरी जिंदगी को नए रुख पर ले जा सकती थी। अनस अगले दिन आया तो उसकी चाल में वो ठहराव नहीं था जो पहले दिन था। उसकी आंखों में किस तरह था, जैसे वक्त बहुत कम हो। उसने इधर उधर देखा, फिर मेरे करीब आकर आहिस्तगी से बोला, ये बूढ़े लोग तुम्हें ज्यादा दिन यहाँ नहीं रखेंगे, वो तुम्हें कहीं और बेचने वाले हैं। उसके अल्फाज मेरे कानों में जहर की तरह उतरे, और दिल के अंदर खौफ की एक तेज लहर दौड़ गई, जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक किसी ने चीख मार दी हो। मैं सुन हो गई, मेरा जिस्म कपकपा रहा था। अनस ने मेरी तरफ झुककर कहा, मेरे पास वक्त कम है, आज रात ही निकलना होगा, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसका तस्वुर भी तुम नहीं कर सकती। मेरी नजरें उसकी आंखों में थीं। वहां खौफ नहीं था, वहां एक दर्द था, एक इल्तिजा और एक उम्मीद भी। अगर तुम वाकई हीरा हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी वापस लेना होगी। मैं कुछ कह न सकी, मेरे कदम बोझल हो चुके थे, दिल सीने में धड़कने के बजाय थरथरा रहा था। कितने साल हो गए मुझे किसी ने यूं नहीं कहा था कि मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। मैं तो बस जिंदा रहने के लिए सांस ले रही थी, कोई ख्वाब, कोई ख्वाहिश, कुछ भी नहीं बचा था। मगर आज उन लफ्जों ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया था। अनस ने कहा, बस रात को जब सब सो जाएं, मैं पिछले दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ज्यादा सामान मत लेना, सिर्फ खुद को ले आना, क्योंकि अब वक्त है कि तुम वो सब जान सको जिससे तुम्हें दूर रखा गया। उसके बाद वो वापस चला गया और मैं वहीं खड़ी रही, जैसे किसी तूफान से गुजर चुकी हूँ। रात आहिस्ता आहिस्ता छा रही थी,
कमरे में सब अपने बिस्तर संभाल रहे थे और मैं दिल में एक तूफान लिए छत की तरफ देख रही थी। दिल में खौफ भी था और एक अजीब सी हिम्मत भी। आज पहली बार मैंने सोचा कि शायद फरार ही मेरा पहला कदम होगा, अपनी हकीकत की तरफ, अपनी जिंदगी की तरफ। रात अपने साए तेज कर चुकी थी, हर चीज खामोश थी, सिर्फ दिल की धड़कन जैसे शोर मचा रही थी। मैं अंधेरे में दबे कदमों दरवाजे के करीब पहुंची। अनस वहां पहले से मौजूद था, साए में छुपा हुआ। जैसे ही मैं नजदीक पहुंची, उसने हाथ बढ़ाया। चलो, खामोशी से। उसके लहजे में न सिर्फ जल्दी थी बल्कि एक अनजानी हिफाजत का वादा भी। मेरे कदम कपकपा रहे थे, लेकिन दिल की धड़कन उन कदमों से भी आगे भाग रही थी। हम सुनसान गलियों से गुजरे, जहां दीवारों पर वक्त की गर्द जमी हुई थी। हर मोड़, हर गली, हर साया खौफ के साथ लिपटा हुआ महसूस हो रहा था। अनस मेरे आगे चलता रहा और मैं उसके पीछे, जैसे बचपन का कोई भूला हुआ रास्ता दोबारा याद आ रहा हो। एक मकाम पर अचानक कुत्ते भौंकने की आवाज आई तो मेरा दिल जैसे छलांग लगाकर रुक गया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई, सांस उखड़ गई, आंखें नम हो गई। अनस फौरन पलटा, मेरे पास आया और मेरे हाथ को मजबूती से थाम लिया। बस थोड़ा और, अस्पताल करीब है। उसकी आवाज में वही यकीन था जो मेरे अंदर शिकस्ता पड़ी उम्मीदों को सहारा दे रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और जैसे कोई अनजानी ताकत मेरे कदमों में उतर आई। मैं उठी और हम दोबारा चल पड़े। गलियां खत्म हो गईं, अंधेरे पीछे रह गए और आखिरकार हम एक रोशन इमारत के सामने पहुंचे। अस्पताल। रोशनी ने मेरी आंखों को चुभना शुरू किया, जैसे बरसों के अंधेरे ने रोशनी से दोस्ती करना भुला दिया हो। अनस सीधा इमरजेंसी की तरफ दौड़ा। उसकी आवाज बुलंद हुई, ये लड़की हिरा है, ये गायब हो गई थी, इसे बचा ले। लोग इकट्ठे होने लगे, नर्सें आगे बढ़ी, किसी ने व्हीलचेयर, किसी ने पानी दिया। मैं कुछ न बोली, सिर्फ खुद को उनके हाथों सुपुर्द कर दिया, जो शायद पहली बार मेरे लिए कुछ अच्छा करने आए थे। आंखें बंद हो रही थी, होश जाता रहा, मगर अंदर कहीं एक गैर महसूस सा सुकून उतर रहा था, जैसे बरसों की थकन, चुप, खौफ सब उतर रहा हो। जैसे पहली बार मैं अपनी कहानी का पहला सच्चा सफा छू रही थी। रोशनी धीमी थी, कमरा खामोश, बस मशीनों की मध्यम आवाजें चल रही थी। मेरे हाथ में ड्रिप लगी थी, बाजू नीला पड़ा हुआ, जिस्म जैसे टूटकर बिखर चुका हो। मैं लेटी रही, छत को देखती रही, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। हर लम्हा, हर सांस एक बोझ था, मगर उस बोझ में एक अजीब सी रोशनी झांकने लगी। रोशनी धीमी थी, कमरा खामोश, बस मशीनों की मध्यम आवाजें चल रही थी। मेरे हाथ में ड्रिप लगी थी, बाजू नीला पड़ा हुआ, जिस्म जैसे टूटकर बिखर चुका हो। मैं लेटी रही, छत को देखती रही, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। हर लम्हा, हर सांस एक बोझ था, मगर उस बोझ में एक अजीब सी रोशनी झांकने लगी। बाहर से मौज़िन की अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, और मेरी रूह जैसे लरस गई। एक झटके के साथ कुछ मेरे अंदर टूटा, जैसे कफल खुले, जैसे बंद दरवाजे चरचराने लगे। मेरे जहन में कुछ चमका, एक चीख, एक सिसकी। वो लम्हे जो बरसों पहले कहीं दफन हो चुके थे, अब बेदार हो रहे थे। चची का चेहरा गुस्से में भरा हुआ था, हाथ में बेल्ट और मेरी कांपती हुई आवाज। वो बुढ़ा मर्द जिसकी उंगलियों का लम्स मेरे जिस्म पर कांटे की तरह चुभता था। एक लम्हा आया जब मैंने रब से बस एक बात कही थी, या अल्लाह सब्र का फल दे दे, और फिर अंधेरा छा गया था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी, जैसे कोई कब्र से बाहर आया हो। आंखें खुली थी, मगर आंसू बह रहे थे, शिद्दत से, जैसे बरसों की खामोशी आज जबान पर आ गई हो। मेरी सांसें बेतरतीब और दिल की धड़कन इतनी तेज जैसे फटने को हो। मेरे होंठ कपकपा रहे थे, जिस्म पसीने में डूबा हुआ, और आंखों में एक ही मंजर बार बार गूंज रहा था। दरवाजा खुला, अनस अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। क्या हुआ? उसने पूछा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में सवाल था। मैंने बस उसे देखा और धीरे से कहा, मुझे सब याद आ गया है। मैं वाकई हिरा हूं, और मैं शायद मरते मरते वापस आई हूं। उस लम्हे कमरे में वक्त रुक गया। मेरी शनाख्त जो बरसों से दफन रही, आज जिंदा हो गई। मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब अनस ने मेरा हाथ थामा और धीरे से कहा, अब तू अकेली नहीं है हिरा। मैं कुछ बोल ना सकी, बस उसकी आंखों में देखती रही। वो मुझे सीधा अस्पताल लाया। मेरे जख्म, मेरे खामोश आंसू और मेरे अंदर का टूटा वजूद, सब एक एक करके जबान बनने लगे। डॉक्टर ने मेरे जिस्म की हालत देखकर रिपोर्ट बनाई और फलाही तंजीम ने सारी कार्रवाई संभाल दी। अनस ने मेरे लिए हर सबूत इकट्ठा किया। मेरे वालिदैन की पुरानी तस्वीर, मेरे स्कूल का दाखिला फॉर्म, उन लोगों के दस्तखत जो बचपन में मुझे जानते थे। जब सब कुछ मुकम्मल हुआ तो अनस ने अदालत में मुकदमा दर्ज करवाया, मेरे लिए, मेरे अंदर दबी उस चीख के लिए जो बरसों से किसी सुनने वाले की मुंतजिर थी। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल कांटे की तरह चुभ रहा था। जब चची मुझे मारते हुए कहती थी, मेरी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं कर सकती,
जब बेल्ट के हर वार पर मैं सिसक सिसक कर खामोश हो जाती थी। तब मेरे मामू कहाँ थे? अनस के माँ बाप, मेरे अपने मामू, खाला, मेरे अपने कहाँ थे? क्यों उन्होंने मुझे तलाश नहीं किया? क्यों मुझे उसके हवाले कर दिया जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया? एक दिन अनस खुद मेरे सामने बैठा, खामोशी तोड़कर बोला, हमें कुछ नहीं पता चला हिरा। चची ने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम दूसरे शहर गई हो। फिर कुछ वक्त के बाद बस इतना कहा कि अब तुम नहीं हो। हमने समझा शायद बीमारी से या कोई हादसा हुआ होगा। मैं कुछ देर साकत रही, फिर दिल दिल में सोचा। न किसी ने खबर की तस्दीक की, न मुझ तक पहुंचने की कोशिश की। बस चची की जबानी सच्ची मान ली गई। अनस की आंखों में शर्मिंदगी थी। काश हम तब भी कुछ सोचते, कुछ करते। मुझे आज खुद से नफरत होती है, लेकिन मेरे लबों पर पहली बार कुछ सुकून था। मैंने धीरे से कहा, तुमने अब मेरा हाथ थामा है, यही काफी है। फिर हम अदालत गए, सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी को वापस मांगने के लिए। और मैं अब भी लड़ रही हूं, हर उन लम्हों के लिए जो मुझसे चुपचाप छीन लिए गए थे। हमने अदालत में मुकदमा दायर किया। मेरे खिलाफ जुल्म करने वाले वही चेहरे थे जो बरसों तक मेरे आसपास रहे। वही चची जिसकी आगोश माँ जैसी होनी चाहिए थी, और वो बुढ़ा जिसके हाथों ने मेरा बचपन को दागदार किया। जब उन्हें कटहरे में लाया गया तो उनकी आंखों में न शर्मिंदगी थी, ना खौफ, सिर्फ एक खालीपन था, जैसे उन्होंने अपना ज़मीर बरसों पहले बेच दिया हो। मेरी बारी आई तो मैं कमरा अदालत में खड़ी हो गई। मेरे हाथ थोड़े लरस रहे थे, मगर जबान पर एक ही जुमला बार बार गूंज रहा था, मैं जिंदा सबूत हूं, जुल्म का, जबरदस्ती का और खामोशी के अजाब का। मेरी आवाज साफ थी, धीमी मगर मजबूत। हर लफ्ज मेरे अंदर के जख्म से निकला था, और कमरा अदालत में सन्नाटा छा गया। सब जैसे सांस रोके मुझे सुन रहे थे। मैंने बताया कि कैसे मुझे जबरदस्ती निकाह में धकेला गया, कैसे मुझे नशा देकर गायब कर दिया गया, और कैसे सालों तक मेरी शनाख्त छीन कर मुझे एक कचरे के ढेर पर जिंदा दफन किया गया। अनस की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे वो जानता हो कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। जज ने गौर से मेरी बात सुनी और इस बात में सर हिलाया। वो जानता था कि सिर्फ एक लड़की का केस नहीं, ये एक सोच के खिलाफ मुकदमा है। मैं भी जानती थी कि मैं अकेली नहीं थी। मेरे पीछे हर वो लड़की खड़ी थी जो अपनी आवाज़ खो चुकी थी, मगर आज मेरी आवाज़ उन सब की नुमाइंदा बन चुकी थी। ये इंसाफ की पहली जीत थी। अदालत की दीवारें आज कुछ और संजीदा लग रही थी, हर निगाह मेरी तरफ, हर कान मेरी आवाज़ के इंतजार में। मगर इस बार मेरा दिल किसी और की जबान का बोझ सुनने को तैयार था, चची की जबान का, वो औरत जो मेरे वजूद की पहली कातिल बनी थी। जज की आवाज़ कमरे में गूंजी, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने हीरा को ज़बरदस्ती शादी पर मजबूर किया और फिर इसे गायब करवा दिया। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? कमरे की फिजा में एक खामोश थरथराहट थी। चची के हाथ कपकपा रहे थे, चेहरे से पसीना बह रहा था, जैसे अंदर छुपी सच्चाई अब खुद को बाहर निकालने पर मजबूर कर रही हो। कई लम्हों तक वो खामोश रही, वक्त जैसे थम गया था। फिर अचानक वो बोल पड़ी, हमने इसे मुर्दा समझा था। एक हैरत की लहर पूरे कमरे में दौड़ गई, सरगोशियां शुरू हुई। अनस ने मेरी तरफ देखा, मगर मैं अब भी साकत बैठी थी, सिर्फ दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। चची की आवाज़ अब कांप रही थी। वो निकाह के बाद बेहोश हो गई थी। हम घबरा गए थे, उसकी सांसें बहुत हल्की थीं। हमें लगा वो मर गई है। पुलिस में जाने का मतलब बदनामी थी। हमने इसे कचरे के ढेर पर फेंक दिया। मेरी आंखों के सामने फिर वही मंजर दौड़ गया, गंदगी, चीख और फिर अंधेरा। कमरा अदालत में जैसे एक लम्हे को सब कुछ रुक गया हो। कोई कुछ न बोला। चची की आवाज़ बंद हो गई और वो ज़मीन की तरफ नजरें झुकाकर बैठ गई। मैं अब भी खामोश थी, मगर एक तूफान बपा था। मेरी रूह अंदर से चीख रही थी, मैं जिंदा थी। तुम्हारी बेरहमी ने मुझे दफन किया था। तुमने बदनामी से बचने के लिए एक सांस लेती जिंदगी को कूड़े में फेंक दिया था। जज ने नजरें मेरी तरफ की और फिर लम्हे भर के लिए खामोशी में हमारी आंखों की जबान ने बात की। ये सच जो आज अदालत में बोला गया, वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो मेरी कब्र से निकलने वाली पहली चीख थी, जो अब किसी ने खुद एतराफ में सुनी थी। ये सच का बोझ था, और अब सिर्फ मेरा नहीं रहा था। गांव में चची सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक निज़ाम थी, एक ऐसा साया जो हर दीवार, हर आंगन, हर दरख्त पर पड़ता था। उसकी बात सिर्फ हुक्म नहीं होती थी, फैसला होता था। हुर्फ़े आखिर वो गांव के सबसे पुराने और बासर जमींदार खानदान की बेटी थी, और उसका भाई हाजी नज़ीर, उसका नाम सुनकर लोग नजरें झुका लेते थे। हाजी नज़ीर हर पंचायत में बैठता, पुलिस वालों के साथ तस्वीरें खिंचवाता, और गांव की हर जमीन, हर रास्ते, हर फैसले पर उसकी मोहर होती। चची के खिलाफ बोलना गोया अपनी कब्र खोदने के मुतरादिफ था। जो बोले उसका राशन बंद हो जाता, कभी पानी की लाइन अचानक कट हो जाती, तो कभी स्कूल में बच्चों के दाखिले रोक दिए जाते।
अगर कोई हिम्मत करके जबान खोलने की कोशिश करता तो अगले दिन उसकी जमीन पर हाजी नजीर के आदमी कब्जा कर लेते या चुपचाप किसी कागज पर अंगूठा लगवा लेते। इसी खौफ ने गांव को गूंगा बना दिया था। हर जबान पर ताला, हर आंख में चुप, हर दिल में डर। लोग चची को बाजी कहकर मुखातिब करते मगर अंदर ही अंदर लरसते। वो अक्सर कहती, मेरी मर्जी के बगैर यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। और बदकिस्मती ये थी कि वो सच कहती थी। किसी के घर में शादी हो या जनाजा, हर कदम से पहले उसके दरवाजे पर हाजिरी देना लाजिम थी। चची की बातों में जहर नहीं होता था। वो नरमी से कहती थी मगर उसकी नरमी में एक ऐसी सख्ती छुपी होती जो लोगों को अंदर से तोड़ देती। उसने बरसों तक लोगों के जहन में ये बात बिठा दी थी कि वही कानून है, वही निज़ाम है और उसके खिलाफ जाने वाला खुद अपनी दुनिया से बाहर हो जाता है। मेरे खिलाफ जो कुछ हुआ वो उसी ताकत का इस्तेमाल था। वो जानती थी कि उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि मैं वापस आऊंगी। वो लड़की जिसे वो मिट्टी में दफन कर चुकी थी वो अब जिंदा थी और अब वो सिर्फ अपनी नहीं, पूरे गांव की चुप के खिलाफ खड़ी होने जा रही थी। ये सब बहुत तेजी से हुआ। कल तक मैं एक बेनाम बेआवाज वजूद थी जो कचरे के ढेर पर सांस ले रही थी, और आज मेरी कहानी पूरे मुल्क में गूंज रही थी। एक मकामी रिपोर्टर ने मेरी अदालती गवाही के कुछ क्लिप्स ऑनलाइन अपलोड किए और वो लम्हों में वायरल हो गए। हर चैनल, हर अखबार में मेरी तस्वीर, मेरे अल्फाज, मेरी चीखें और मेरा सकूत मौजू बन गए। ये वो लड़की है जिसे दफन कर दिया गया था मगर वो जिंदा निकल आई। ये जुमला बार बार हर स्क्रीन पर दोहराया जा रहा था। लोग मेरी हिम्मत को सराह रहे थे, कुछ हैरत में, कुछ अश्कबार और कुछ शर्मिंदा कि एक माशरा कैसे किसी जिंदा इंसान को मरे हुए में शुमार करके भूल जाता है। मीडिया ने ना सिर्फ मेरी कहानी को आवाज़ दी बल्कि मेरी गांव की खामोशी को भी तोड़ना शुरू किया। रिपोर्टर्स आकर हाजी नज़ीर से सवालात पूछने लगे। चची के घर के बाहर कैमरे नजर आने लगे। वो ताकतवर जो कल तक जबान खुलवाने से रोक रहे थे अब खुद चुप थे। एक दिन अनस मेरे साथ अस्पताल के बरामदे में बैठा था जब एक टीवी चैनल का रिपोर्टर माइक लेकर आया और मुझसे पूछा, अब आप क्या करेंगी? क्या आप अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार सकेंगी? मैंने उसकी आंखों में देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई और धीरे से कहा, नहीं, नॉर्मल तो अब कभी नहीं हो सकती, लेकिन जरूरी भी नहीं है। मैं वो बनना चाहती हूँ जो किसी और हीरो को दोबारा मरने न दे। उस दिन मेरे दिल में एक फैसला उभरा, मुझे पढ़ना है, कानून पढ़ना है, वो कानून जिसकी बेरहमी और खामोशी ने मुझे बरसों तक अजियत दी। अब वही मेरा हथियार बनेगा। अनस ने मेरी फाइल तैयार की और मुझे एक करीबी स्कूल में दाखिला दिलवाया। वहाँ का माहौल नया था मगर मैं बिल्कुल अजनबी न थी। मैं वो तालिबा थी जिसकी आंखों में जिंदगी के कई सबक पहले ही लिखे जा चुके थे। क्लास में जब सब अपना तारुफ दे रहे थे और मेरी बारी आई तो मैंने बस इतना कहा, मेरा नाम हिरा है और मैं एक मुकदमा हूँ जो अब खुद वकील बनने जा रही है। उस्ताद ने सर हिलाया और क्लास में खामोशी छा गई। अनस हमेशा मेरे साथ रहा, जैसे एक साया, एक निगहबान दोस्त। वो स्कूल के बाहर इंतजार करता, मेरे नोट्स लेकर तरतीब देता और अक्सर मुझे कानून की बारीकियों पर छोटे लेक्चर देता। कभी कभी हम कोर्ट के फैसले पढ़ते, कभी मैं उससे जज की जबान समझने के लिए मदद मांगती। अनस मेरे लिए वो रोशनी था जिसने अंधेरे में मेरा हाथ थामा और बाहर निकाला। उस्ताद ने सर हिलाया और क्लास में खामोशी छा गई। अनस हमेशा मेरे साथ रहा, जैसे एक साया, एक निगहबान दोस्त, एक निगहबान, एक दोस्त। वो स्कूल के बाहर इंतजार करता, मेरे नोट्स लेकर तरतीब देता और अक्सर मुझे कानून की बारीकियों के बारे में छोटे छोटे लेक्चर देता। कभी कभी हम कोर्ट के फैसले पढ़ते, कभी मैं उससे जज की जबान समझने के लिए मदद मांगती। अनस मेरे लिए वो रोशनी था जिसने अंधेरों में हाथ थामा और बाहर निकाला। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ गुजरता। मैंने कानून की किताबों में खुद को ढूंढना शुरू किया। हर सफ़े पर, हर ज़ाब्ते में मुझे अपनी वो चीख सुनाई देती जो बरसों पहले दबा दी गई थी। अब वो चीख मेरा नारा बन रही थी और अब मैं जानती थी कि एक दिन आएगा जब मैं अदालत में खड़ी होकर कहूंगी कि मेरी मौकिला वो बच्ची है जो सिर्फ इंसाफ मांगती है, आवाज़ नहीं, गोली नहीं, सिर्फ कानून का साथ चाहती है। तालीम मेरी जंग का अगला मोर्चा था और अब मैं इसे हारने का कोई इरादा नहीं रखती थी, क्योंकि मैं सिर्फ हिरा नहीं, मैं उन सब आवाज़ों की गूंज थी जिन्हें हमेशा चुप रहने को कहा गया। और अब वो सब आवाज़ें मेरे कलम में, मेरे लफ्ज़ों में और मेरी सांसों में शामिल थी। अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं थी, मैं जाग चुकी थी। अदालत के हॉल में आज वो खामोशी नहीं थी जो पहले दिन थी। आज हर कदम गूंज रहा था, हर निगाह में शिद्दत थी। मैं अनस के साथ जज के फैसले का इंतजार कर रही थी। चची और हाजी नज़ीर कटहरे में खड़े थे, वही चेहरे जो बरसों तक मेरे लिए खौफ की अलामत थे। आज उनमें लर्जिश थी। जज ने फाइल खोली, कागज पलटे,
फिर सर उठाकर कमरा अदालत की तरफ देखा। ये महज एक लड़की का केस नहीं, ये एक सोच की सजा है। ये जुमला जैसे मेरे सीने में बिजली बनकर उतरा। जज ने फैसला सुनाया, चची और उसके साथियों को 15 साल कैद की सजा। कमरा अदालत में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजाने लगे। मेरी आंखों में आंसू थे। अनस ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैंने सर हिलाया, जैसे सब कुछ कह दिया हो। मैं किसी जश्न में नहीं थी, मगर मेरे दिल में ऐसा सुकून था जैसे बरसों से सिसकती रूह को आज सुकून की चादर मिल गई हो। मैंने उस दिन पहली बार अपने अंदर एक ऐसा खालीपन महसूस किया जो किसी बोझ के उतरने के बाद रह जाता है। वो बोझ जो बरसों से मेरे कंधों पर था, आज वो खत्म हो चुका था। उसी रात जब सब सो रहे थे और बाहर चांदनी खामोशी से जमीन पर उतर रही थी, मैं अपनी आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी थी। अचानक अम्मा ख्वाब में आई। सफेद दुपट्टा ओढ़े, वही नरम लहजा, वही मिठास। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तूने सब्र किया और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह जरूर होता है। मैं उनके कदमों में बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मेरी पेशानी चूमी और मुस्कुराकर रुखसत हो गई। वो ख्वाब नहीं था, वो तसल्ली थी। वो सलाम था मेरे सब्र के नाम। सुबह जब आंख खुली, मैं सीधे आईने के सामने गई। इस बार मैं सिर्फ अपना चेहरा नहीं देख रही थी, मैं अपनी पहचान देख रही थी। मैं वही थी जिसे हीरा कहा जाता था, मगर अब वो नाम सिर्फ शनाख्त नहीं रहा था, वो एक मुकम्मल कहानी था। दर्द, सब्र, जंग और फतह की कहानी। मेरे जख्म अब निशानात नहीं थे, वो मेरे हथियार बन चुके थे। हर निशान एक गवाह था मेरे वजूद की सदाकत का। आईने में एक आम लड़की नहीं, एक पैगाम खड़ा था उन सब के लिए जो जुल्म से डरते हैं, जो सच बोलने से घबराते हैं और जो समझते हैं कि एक फर्द कुछ नहीं बदल सकता। अब मुझे किसी की पहचान की जरूरत नहीं थी, मैं खुद अपनी शनाख्त बन चुकी थी। अनस मेरे पीछे आया और बोला, तुम बस एक कहानी नहीं हो, तुम इनकलाब हो। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वही मुस्कुराहट जो बरसों पहले मेरे होठों से रूठ गई थी, आज वापस आ गई थी। और तब मुझे वो लम्हा याद आया जब चची ने मुझे मारा था और मैंने अल्लाह से कहा था, या अल्लाह, सब्र का फल दे दे। तब अल्लाह ने मुझे मिट्टी से उठाकर मजलूमों की आवाज़ बना दिया था। अब मैं सिर्फ एक फर्द नहीं थी, मैं वो थी जो हर शिकस्ता रूह को बता सकती थी कि अगर तुम सब्र करो और सच पर डटे रहो तो तुम भी एक दिन मुअज्जज़ा बन सकते हो। एक शाम अनस ने मुझे बुलाया। आसमान पर सूरज ढल चुका था, फिजा में हल्की हवा थी और माहौल में एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ सच कहने से पहले छा जाती है। हम दोनों उस पार्क में बैठे थे जहां कभी झुग्गियों के बच्चे खेलते थे और अब वो फलाही तंजीम के स्कूल का हिस्सा बन चुके थे। अनस खामोश था, नजरें झुकाए हुए। मैंने नरमी से पूछा, क्या हुआ अनस? उसने आहिस्ता से सर उठाया, आंखों में वही दर्द जो बरसों पहले मेरे अंदर रहता था। हीरा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने दिल थाम दिया, जैसे पहले ही अंदाजा हो कि वो क्या कहने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी की मां बन जाओ। अल्फाज नर्म थे, लहजा धीमी इल्तिजा से भरा हुआ था, मगर मेरे अंदर एक जख्म फौरन जाग उठा। मेरी सांस जैसे थम गई। मैंने कुछ लम्हे खामोशी में गुजारे, फिर नजरें झुकाकर बोली, अनस, मैं नहीं चाहती कि कोई बच्ची अपनी सौतेली माँ से वैसा सलूक देखे जैसा मैंने अपनी चची से देखा। मेरे लफ्जों में सिर्फ खौफ नहीं था, एक तल्ख तजुर्बा था। वो बेल्ट की मार, वो जबरदस्ती, वो चीखें जो बरसों तक मेरी जबान के बगैर गूंजती रहीं। मैंने बचपन में वो जहर पिया है नस, जो हर दिन मुझे अंदर से खाता रहा। मैं अपनी चची की तरह नहीं बनना चाहती। किसी बच्चे के लिए वही खौफ, वही जबर, वही खामोशी न बन जाऊं जो मेरे अंदर आज भी जिंदा है। अनस की आंखों में आंसू उतर आए। तुम चची जैसी हो भी नहीं सकती हीरा। तुमने मेरी बेटी को कभी एक नज़र भी खौफ से नहीं देखा। जब वो तुम्हारे गले लगती है तो उसकी आंखों में सुकून होता है। तुम उसकी सिर्फ मां नहीं बनोगी, तुम वो इंसान होगी जिसने खुद को जलाया है ताकि किसी और को रोशनी दे सको। मेरे लब कांपने लगे, मगर अंदर कोई दीवार हिलने लगी थी। अनस, तुम जानते हो, मैं कभी बोल नहीं पाई, ना दर्द, ना सवाल और ना अपने लिए कभी कुछ मांगा। लेकिन आज पहली बार मैं कुछ मांगती हूँ। अगर मैं मां बनूं तो सिर्फ तब जब ये बच्ची मुझे मां खुद कहे, बगैर किसी जबरदस्ती के, बगैर किसी शर्त के। अनस ने मेरा हाथ थामा। मैं तुम्हें जबरदस्ती कुछ नहीं देना चाहता, बस एक रिश्ता जो एहतराम से शुरू हुआ, एतमाद से जुड़े और सब्र से परवान चढ़े। हम खामोशी से वापस लौट आए, मगर मेरे दिल में वो पहली बार एक ख्याल पूरी तरह से जन्म लेने लगा। क्या मैं वाकई किसी की मां बनने के काबिल हूँ? अगले दिन मामू का फोन आया। उनके लहजे में एक संजीदगी थी जो पहले कभी न सुनी। बेटी, मैंने और तुम्हारी खाला ने सब सोचा, तुम और अनस अब एक ही रास्ते पर हो। उस मासूम बच्ची को मां चाहिए। मैंने फोन कान से हटाया, कुछ देर आसमान को देखा, जहां न सूरज था न चांद,
बस वही खामोशी जो बरसों मेरे साथ रही थी। शाम को जब अनस के घर गई, उसकी बेटी मेरी कदमों से लिपट गई। हिरा खाला, आप मेरे साथ रहेंगी ना हमेशा? मैंने झुककर उसके चेहरे को देखा। वही मासूमियत जो बरसों पहले मेरे चेहरे से छीन ली गई थी। मैंने नरमी से कहा, हाँ, अगर तुम मुझे माँ कहोगी, सिर्फ अपनी मर्जी से, तो मैं हमेशा रहूंगी। उसने सर हिलाया और धीरे से कहा, अम्मी। मैंने उस दम में खुद को मुकम्मल पाया। अनस की तरफ देखा और कहा, अगर ये बच्ची मुझे अपना समझे तो मैं तुम्हें भी कबूल करती हूँ, अपने माजी समेत, अपनी जिम्मेदारी समेत। और एक नई जिंदगी की उम्मीद के साथ उसी रात निकाह तय हुआ, सादगी से, एहतराम से और उन खुशियों के साए में जो अब आवाज बन चुकी थी। ये शादी नहीं थी, ये दो अधूरी कहानियों का एक नया सफ़ा था, जहां मोहब्बत की जबान खामोशी से लिखी गई और कबूलियत की मोहर एक मासूम बच्ची की अम्मी की पुकार पर लगाई गई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।